नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो ये मैटर होता है 10-15 मिनट का, इसको पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि खाली देखने से और मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो ये है नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 4 धारा 67 से 75 तक। विषय वस्तु है इसकी नगरपालिका संपत्ति। नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका की संपत्ति के अंदर क्या क्या आते हैं और उनका कैसे रिकॉर्ड संधारण किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। अब है धारा 67। धारा 67 क्या है? संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। संपत्ति अर्जित करने की और धारण करने की शक्ति किसमें निहित होती है? नगरपालिका के अंदर ये जो चीज़ें निहित होती है और वो जो इस अधिनियम के तहत ही की जाती है। नगरपालिका को ये जो संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति किसकी है? नगरपालिका को है। नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर दान द्वारा, यानी दान कोई भी ले सकता है, नगरपालिका के भीतर है चाहे बाहर है, वो दान द्वारा इनको संपत्ति अर्जित की जा सकती है, क्रय द्वारा खरीदी जा सकती है। जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर सथावर यानी कि जो परमानेंट जो संपत्ति है वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, और जंगम यानी जो चल संपत्ति है वो नगर पालिका के बाहर से भी खरीद सकती है। संपत्तियाँ और में कोई हित अर्जित करने या उन्हें धारित करने की शक्ति होती है। ये शक्ति किसमें निहित होती है? नगरपालिका में। यानी नगरपालिका अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, जैसे धन दौलत, ये मान लो ये इसके जो ये साधन हो गए, मोटर वगैरह हो गए, ये साधन इस तरह से कोई हो गए, वो बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत कौन किसको शक्ति है? नगरपालिका को। नगरपालिका अपनी सथावर और जंगम संपत्ति दोनों बढ़ा सकती है। सथावर का मतलब होता है स्थायी और जंगम का मतलब होता है अस्थायी, यानी चल संपत्ति, जैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे सोना चांदी, ये वाहन हो गए, इस तरह से जो होते हैं जिसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकता है, वो होती है जंगम। और सथावर होती है, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, उसको कहीं ले जा नहीं सकते, वो हो गई सथावर संपत्ति। तो उसको अर्जित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? नगरपालिका में। कौन सी धारा के तहत? धारा 67 के तहत। अब धारा 68 में क्या है? संपत्ति का निहित होना। संपत्ति जो है वो किस में निहित होती है? निहित का मतलब है संपत्ति किसकी होती है, किसके अंतर्गत आती है? वो नगरपालिका के अंतर्गत आती है। संपत्ति का निहित होना 68 नगरपालिका में निहित होगी, जैसे सार्वजनिक भूमि, नगर या कस्बे के सभी सार्वजनिक परकोटे, दरवाजे जो है, द्वार, बाजार, वधशालाएँ, खाद और विस्टा। विस्टा का मतलब होता है जैसे मान लो ये जो अपशिष्ट पदार्थों से जो खाद बनती है, जैसे जैविक खाद वगैरह होगी, वो के डिपो, इसके जो डिपो है वो सार्वजनिक भवन जो नगरपालिका की निधि से निर्मित हुए हो या नगरपालिका ने अपनी निधि लगा करके खरीदे हो या उसको निर्मित करवाए हैं। समस्त तालाब, जलाशय, पुल, नाले, जलमार्ग, यानी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ आती है जो सार्वजनिक है, जो निजी किसी व्यक्ति की निजी नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, जैसे ये सड़क नगरपालिका की होगी, और जलमार्ग हो गए ये नगरपालिका हो गई, लाइट के जो खंभे लगे हुए हैं ये नगरपालिका के हो गए, और इनकी जो लाइटें लगी हुई है वो नगरपालिका की होगी। यानी ये उद्यान हो गई, जो पार्क है ये नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आ गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी? स्विमिंग पूल हो गए, ये भ्रमण स्थल हो गए, जो बाग हो गए, जो पार्क वगैरह ये हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? नगरपालिका की संपत्ति में आएंगे। तो कौन सी धारा के तहत? धारा 68 के तहत। धारा 69 69 में क्या होता है? करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान द्वारा नगरपालिका संपत्ति का अर्जन। यानी किस किस तरीके से नगरपालिका जो अपनी संपत्ति का अर्जन या उसको प्राप्त कर सकती है? करार द्वारा, यानी इकरारनामा वगैरह इस तरह से, विनिमय द्वारा यानी खरीद फरोख्त के द्वारा, फिर पट्टा द्वारा, पट्टे लीज द्वारा जारी करके उस तरह से, अनुदान द्वारा, अनुदान है कोई अनुदान देता है, कोई दान देता है, अनुदान देता है, उसके द्वारा नगरपालिका अपनी संपत्ति का अर्जन कर सकती है। इसके द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर सकती है, यानी इन सभी चीज़ों के द्वारा ये संपत्ति अर्जित कर सकती है। सथावर संपत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकती है। दानदाता
और धार्मिक न्यास अधिनियम 2020 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन विधि पूर्वक अर्जन और ग्रहण कर सकेगी। यानी इनके जो संपत्ति अर्जन करने के हैं वो नियम किस में हैं? धारा 69 के तहत। ये इनके तरीके हैं: करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान और नगरपालिका द्वारा। यानी नगरपालिका अपनी संपत्ति है किस किस तरीकों से बढ़ा सकती है या किस किस तरीकों से अर्जन कर सकती है और किस किस तरीकों से अधिगम कर सकती है। अब है धारा 70, भूमि का अनिवार्य अर्जन। यानी भूमि का अनिवार्य अर्जन, भूमि को किस तरह, कौन कौन सी भूमि को अनिवार्य रूप से वो अर्जन कर सकती है। जब कोई भूमि नगरपालिका के क्षेत्र या के भीतर या बाहर नगरपालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन उसे अर्जन करने की कार्रवाई करेगी। नगरपालिका के क्षेत्र के बाहर है या अंदर है, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है तो वो वैसे खरीद लेगी, और बाहर है तो उसको नगरपालिका क्षेत्र घोषित करके राज्य सरकार के आदेशानुसार या राज्य सरकार के निर्देशानुसार उसको अर्जन कर सकती है इस अधिनियम के अधीन रहते हुए। और दूसरा, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये भूमि अर्जन कर सकती है। किसमें? 70 में, धारा 70 में। धारा 71 में क्या है? कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि। यानी कौन कौन सी भूमि है जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आम आदमी को आवंटित की जा सकती है या उसको दी जा सकती है, वो कौन कौन सी भूमि होगी? ऐसी भूमियाँ जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अंतर्गत, 90 ख के अंतर्गत, धारा अधिनियम कौन सा है? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अधीन खातेदारों के अभिधारण अधिकारों और हित में, उनके हित में पुनर्ग्रहण या आवंटन करेगा। यानी 90 ख, 90 बी के तहत मान लो 90 ख के तहत अधिकारों के पुनर्ग्रहण और आवंटन करेगा, किंतु जो भू राजस्व अधिनियम 1956 है उसके तहत उनकी जो धारा 90 ख है उसके तहत कोई भूमि सरकारी भूमि है वो किसी को भी आवंटित कर देगा, जो आवेदन करेगा या इनको नगरपालिका जिनको उचित समझेगी आवंटित करेगी। लेकिन ऐसी भूमियाँ जो सार्वजनिक उपयोग में पहले से ली जा रही है उनको उपयोग नहीं करेगा। जैसे कहीं पे तालाब है, कहीं पे पार्क बना हुआ है, कहीं पे सड़क बनी हुई है, या फिर कहीं शमशान घाट बना हुआ है, या सार्वजनिक जो खेल मैदान है और स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, इस तरह से अगर कोई ज़मीन उपयोग में ली जा रही है उनको वो आवंटित नहीं करेंगे, किसी को भी आवंटित नहीं करेंगे। यानी सार्वजनिक उपयोग में, किंतु सार्वजनिक उपयोग में ली जा रही भूमि है वो आवंटित उसे नहीं किया जाएगा। जैसे शमशान, खेल मैदान, स्कूल, बस अड्डे, नर्सरी, सार्वजनिक पथ, विद्युत, टेलीफोन लाइन, अस्पताल, उद्यान, सैन्य स्थल आदि। यानी कि जो सार्वजनिक रूप से जो उपयोग में ली जा रही वो चीज़, वो भूमि है वो किसी को भी आवंटित नहीं की जाएगी। अब धारा 72, नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा या ऐसे संक्रमण हेतु संदाय। यानी जो नगरपालिका के कार्यों के लिए और जो अधिकारियों के लिए और संविदा में ऐसे संक्रमणों का, ऐसे कार्य के लिए जो भुगतान जो किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाएंगे? राज्य द्वारा तय सीमा के भीतर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसा संदाय भुगतान करेगा। यानी कौन करेगा? ये जो भुगतान कौन करेगा? इनका जो नियुक्त जो अधिकारी है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है, वो इन चीज़ों का, खर्चों का जो है वो भुगतान करेंगे ये नगरपालिका निधि में से। फिर धारा 73, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में अनुबंध। यानी भूमि एक दूसरे को ट्रांसफ़र कैसे की जा सकती है और उसका ठेके पर या संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे दी जा सकती है। नगरपालिका ये कौन, जो इसकी जो शक्ति है वो किस में निहित होती है? नगरपालिका में। निहित अधिनियम के अधीन रहते हुए नगरपालिका भूमि या कोई भी सरकारी भूमि में स्थावर या जंगम संपत्ति को अंतरण या पट्टे पर दे सकती है। यानी किसी भी प्रकार की जो भूमि है नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो आने वाली भूमि है या नजुल भूमि है जिसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। नजुल भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसमें किसी का भी अधिकार नहीं होता, यानी कि सरकारी ज़मीन होती है, उस ज़मीन को भी वो अंतरण या पट्टे पर दे सकती है। फिर है धारा 74, स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र बनाए रखना। ये कौन रखेगा? नगरपालिका उन समस्त स्थावर और संपत्तियों की तालिका और मानचित्र संधारण करेगी। ये
अदिनांकित तालिकाएं मानचित्र इस एक्ट के प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक नागरिक द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालय में जमा करवानी पड़ेगी। और करेगा कौन? मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी ईओ, कमिश्नर और सीईओ। इनकी वार्षिक रिपोर्ट जो है नगरपालिका के समक्ष रखवाएगा और एक प्रति स्थानीय निकाय के निदेशक को भी भेजेगा। यानी इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो कौन भेजेगा? मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी ईओ, कमिश्नर या सीईओ। इसकी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो नगरपालिका के समक्ष रखवाएगा और नगरपालिका जो इन संपत्तियों की क्या है एक रिकॉर्ड बनाएगा, एक तालिका बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा और उसका मानचित्र तैयार करेगा। और उस मानचित्र को संधारण करने के लिए वो क्या कहा गया है कि जब नगरपालिका आज घोषित हो गई है तो उसके 1 साल के भीतर अपनी जितनी भी संपत्तियाँ हैं उनकी लिस्ट बनाएगा और उनकी जो मानचित्र बनाएगा, नक्शे बनाएगा कि कौन कौन सी ज़मीन कहाँ कहाँ है। और फिर वो रिपोर्ट है किसके माध्यम से? मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से नगरपालिका के पटल पर रखवाएगा। और उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है वो इसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी है वो किसको रखवाएगा? नगरपालिका के पटल पर रखवाएगा। और एक कॉपी किसको भेजेगा? एक कॉपी भेजेगा निदेशक, स्थानीय निकाय का जो निदेशक होता है उसको भी भेजेगा। फिर है धारा 75, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। इनका जो संधारण यानी जो रिकॉर्ड रखना है वो भी रखेंगे। नगरपालिका अन्य संबंधित विभागों यथास्थिति प्राधिकारी के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि और निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त संपत्तियों का एक अभिलेख ऐसी रीति से तैयार करेगा जो उसमें विहित की जाए, तैयार कर सकेगी, संधारण कर सकेगी और विनियमित रूप से दिनांकित कर सकेगी। यानी इनके पास जो भी संपत्ति है वो अपडेट रखेगी हमेशा। भाई हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं और इनको अपडेट करना है, यानी उसका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करके रखेगी उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर। तो ये हो गया धारा 67 से लेके 75 तक। क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 4 धारा 67 से 75 और नाम क्या है? नगरपालिका संपत्ति। तो इसकी धाराएं हैं ये 5 और 9 धाराएं टोटल 9 धाराएं हैं। वो 9 धाराएं जो है आपको याद करनी है। पूरे पाठ का नाम क्या है? नगरपालिका संपत्ति। संपत्ति से अंतर्गत जो भी चीज़ें आएगी वो भाग 4 में आएगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप देख लो। यानी पहला जो सनारबा संता यानी पहला एस क्या है? शक्ति। किसकी? संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। पहला एस उठा लिया, संपत्ति। एक है निहित होना, संपत्ति का निहित होना शक्ति है, संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है। फिर संपत्ति का निहित होना, किस में निहित है? फिर एन ले लिया इसका। फिर जो करार द्वारा लास्ट में अर्जन ले लिया तो अर्जन में ए आर ले लिया, ए आर। तो ए आर। फिर है बी का भूमि, बी का हो गया भूमि का अनिवार्य अर्जन। फिर हो गया ए का हो गया आवंटन। तब ए सन्नारबा यानी शक्ति, निहित, अर्जन, भूमि, आवंटन। ये तो हो गए पहले वाले 5 धाराएं। फिर लास्ट वाली 4 धाराएं हैं संदाय। संदाय का मतलब भुगतान जो करता है वो संदाय। फिर है ए एन अंतरण, टी से तालिका, ए से अभिलेख यानी सन्नारबा संता। तो ये आप कोई भी आपको जो सूट बैठे वो चीज़ याद कर लेना। सन्नारबा संता यानी पहले एस से क्या हो गया? शक्ति। दूसरे से क्या हो गया? निहित। ए आर से क्या हो गया? अर्जन। बी से क्या हो गया? भूमि। ए से क्या हो गया? ए से क्या हो गया? आवंटन। लास्ट बाद वाला ए से क्या है? आवंटन। फिर एस से क्या हो गया? संदाय। एस से संदाय। ए से ए एन से क्या हो गया? अंतरण। और टी से तालिका और ए से अभिलेख रखना, अभिलेखों का संधारण करना, अभिलेख रखना। ये हो गया एक छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।